नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास के दो ऐसे महान अध्यायों को समझने जा रहे हैं जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व की सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य। लगभग 1000 बीसीई से 500 सीई के बीच भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक छोटे बड़े राज्य और जनपद थे, लेकिन इसी काल में पहली बार भारत ने एक सशक्त और संगठित साम्राज्य का रूप देखा। विद्यार्थियों, यह वो समय था जब भारत केवल भूमि का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि विचारों, ज्ञान, दर्शन, धर्म, विज्ञान और कला का एक जीवंत केंद्र बन रहा था। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार पूरे उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता में बांधा और एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने शासन की ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें कानून, कर व्यवस्था, सेना और जासूसी तंत्र सब व्यवस्थित थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने युद्ध की पीड़ा को समझकर शांति, नैतिकता और धम्म का संदेश दिया, जिसने भारत की आत्मा को बदल दिया। फिर समय आया गुप्त साम्राज्य का, जिसे हम गर्व से भारत का गोल्डन एज कहते हैं। यह वो काल था जब केवल राजनीति ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर पहुंचे। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान में ऐसे सिद्धांत दिए जिन्होंने दुनिया को दिशा दी। शून्य की खोज और दशमलव पद्धति जैसे मैथमेटिकल इनोवेशंस इसी काल में विकसित हुए। आयुर्वेद, चिकित्सा, धातु विज्ञान और साहित्य में अद्भुत प्रगति हुई। कालिदास जैसे महान कवियों ने संस्कृत साहित्य को अमर बना दिया। मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला ने भारतीय कला को नई ऊंचाइयां दी। विद्यार्थियों, इन दोनों साम्राज्यों ने केवल सत्ता नहीं चलाई बल्कि भारत की पहचान गढ़ी, एक ऐसा राष्ट्र जो ज्ञान, आध्यात्मिकता और संस्कृति में विश्वगुरु था। मौर्य साम्राज्य ने हमें संगठन और प्रशासन सिखाया, जबकि गुप्त साम्राज्य ने हमें बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का मार्ग दिखाया। इसलिए जब हम इन साम्राज्यों का अध्ययन करते हैं तो हम केवल इतिहास नहीं पढ़ते बल्कि अपनी जड़ों को समझते हैं, अपनी सभ्यता की शक्ति को पहचानते हैं और यह महसूस करते हैं कि भारत की महानता हजारों वर्षों से ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर आधारित रही है। विद्यार्थियों, अब हम उस महान व्यक्ति की कहानी समझते हैं जिसने भारत में पहली बार एक विशाल और संगठित साम्राज्य की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 बीसीई में जब भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और नंद वंश का शासन चल रहा था, तब एक युवा और साहसी नेता ने इतिहास की दिशा बदल दी। चंद्रगुप्त मौर्य साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर असाधारण नेतृत्व क्षमता और साहस था। उन्हें मार्गदर्शन मिला महान आचार्य चाणक्य का, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य केवल एक शिक्षक नहीं थे बल्कि एक महान रणनीतिकार और अर्थशास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के सिद्धांत बताए गए हैं। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर अंतिम नंद शासक को पराजित किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में पहली बार एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों, जिलों और गांवों में विभाजित किया ताकि शासन सुचारू रूप से चल सके। हर स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई जो कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र उस समय विश्व के सबसे बड़े और विकसित नगरों में से एक थी। वहां चौड़ी सड़कें, मजबूत किलेबंदी और संगठित बाजार थे। ये केवल सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र था। चंद्रगुप्त ने एक विशाल स्थायी सेना रखी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। ये सेना साम्राज्य की सुरक्षा का आधार थी और इसी के कारण सीमाएं सुरक्षित रहीं। उनके शासन में व्यापार और अर्थव्यवस्था ने अद्भुत प्रगति की। सुरक्षित सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापारियों को संरक्षण दिया गया और राज्य द्वारा नियंत्रित बाजार स्थापित किए गए। इससे आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों मजबूत हुए। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज उनके दरबार में आए और उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। इससे हमें पता चलता है कि मौर्य शासन कितना संगठित और प्रभावशाली था। जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, अपना सिंहासन त्याग दिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में तपस्वी जीवन बिताया। ये हमें सिखाता है कि सत्ता और वैभव से भी ऊपर आत्मिक शांति का महत्व होता है। विद्यार्थियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल एक साम्राज्य नहीं बनाया
बल्कि ऐसी प्रशासनिक और आर्थिक नींव रखी जिसने मौर्य साम्राज्य को विशाल, स्थिर और शक्तिशाली राज्य में बदल दिया। यही कारण है कि उन्हें भारत के प्रथम महान सम्राटों में गिना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम मौर्य साम्राज्य के सबसे महान और प्रेरणादायक सम्राट की चर्चा करते हैं, सम्राट अशोक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और प्रारंभ में वे एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और विजेता शासक थे। उनका उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। इसी उद्देश्य से उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध बहुत भयानक था। लाखों लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हुए और अनगिनत परिवार उजड़ गए। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्धभूमि पर चारों ओर लाशें और पीड़ा देखी तो उनका हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सत्ता और विजय की कीमत मानव जीवन नहीं हो सकती। यही क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उस दिन से अशोक के भीतर गहरा परिवर्तन आया। वे केवल एक विजेता राजा नहीं रहे, बल्कि मानवता के सच्चे रक्षक बन गए। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर शांति, करुणा और नैतिक शासन को अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। बौद्ध धर्म में अहिंसा, दया, प्रेम और सत्य का महत्व बताया गया है। अशोक ने इन सिद्धांतों को अपने शासन की नींव बना दिया। उन्होंने अपने राज्य में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को बढ़ावा दिया और लोगों को एक दूसरे के प्रति करुणा रखने की शिक्षा दी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अद्भुत कार्य किए। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और मध्य एशिया तक बौद्ध संदेश भेजा। उन्होंने अनेक स्तूप और विहार बनवाए जहां भिक्षु ध्यान और अध्ययन कर सकें। यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए गए। उन्होंने बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं को संरक्षण दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार हो सके। ये घटना विश्व इतिहास में धर्म के शांतिपूर्ण प्रसार का एक अद्भुत उदाहरण है। अशोक ने अपने विचारों और संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का सहारा लिया। इन एडिक्ट्स को प्राकृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इन शिलालेखों में उन्होंने धम्म का संदेश दिया। धम्म का अर्थ केवल धर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य और सही आचरण था। उन्होंने लोगों को माता पिता और गुरु का सम्मान करने की शिक्षा दी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया और कहा कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पशुओं के प्रति भी दया दिखाने की बात कही। अशोक का प्रशासन केवल कानून और दंड तक सीमित नहीं था बल्कि वेलफेयर पर आधारित था। उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के लिए अस्पताल बनवाए, यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए और कुएं खुदवाए, विश्राम गृहों का निर्माण करवाया और सड़कों को बेहतर बनाया। उन्होंने धम्मा महामतास नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो समाज में नैतिकता का प्रचार करें और सामाजिक विवादों को सुलझाएं। विद्यार्थियों, अशोक केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास के सबसे महान और नैतिक शासकों में गिने जाते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा नेता वह नहीं जो युद्ध जीतता है बल्कि वह है जो लोगों के दिल जीतता है। अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि परिवर्तन संभव है और शक्ति का सर्वोच्च रूप करुणा और नैतिकता में छिपा होता है। यही कारण है कि आज भी अशोक का नाम सम्मान और प्रेरणा के साथ लिया जाता है। विद्यार्थियों, हर महान साम्राज्य का एक उदय होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अशोक महान की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य भी इसी प्रक्रिया से गुजरा। अशोक जैसे शक्तिशाली, दूरदर्शी और नैतिक शासक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। कमजोर सक्सेसर्स के कारण शासन की पकड़ ढीली पड़ने लगी। विशाल साम्राज्य को संभालना आसान नहीं था क्योंकि उसकी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मजबूत नेतृत्व और संसाधनों की आवश्यकता होती है। साम्राज्य की ओवर एक्सटेंडेड टेरिटरीज यानी अत्यधिक विस्तृत सीमाएं प्रशासन के लिए चुनौती बन गईं। दूरस्थ प्रांतों में बैठे अधिकारी धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स यानी प्रशासन चलाने का खर्च बहुत अधिक था। सेना को बनाए रखना, अधिकारियों को वेतन देना, सड़कों और व्यवस्थाओं की देखभाल करना, इन सब में भारी धन खर्च होता था। जब केंद्र की शक्ति कमजोर हुई तो स्थानीय शासकों ने स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी। इससे साम्राज्य की एकता टूटने लगी। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति समाप्त हो गई और 185 BCE में यह महान साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। लेकिन विद्यार्थियों, किसी साम्राज्य का अंत उसके विचारों का अंत नहीं होता। मौर्य काल की सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, नैतिक प्रशासन और धम्म की नीति ने आने वाले राजवंशों को गहराई से प्रभावित किया।
आज भी हम प्रशासन और नैतिक नेतृत्व की चर्चा करते समय मौर्य साम्राज्य को याद करते हैं। यही उसकी सच्ची विरासत है। विद्यार्थियों, मौर्य साम्राज्य के लगभग 500 वर्ष बाद भारत ने फिर से एकता, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष का अद्भुत काल देखा। ये था गुप्त साम्राज्य। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 सीई में की। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को संगठित कर एक मजबूत राज्य की नींव रखी। उनके बाद समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के समय ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। गुप्त काल को हम गर्व से गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। ये केवल राजनीतिक स्थिरता का समय नहीं था, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत विकास का युग था। इस समय गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली जैसी महान मैथमेटिकल अचीवमेंट्स सामने आई। खगोल विज्ञान में ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन हुआ। आयुर्वेद और चिकित्सा में नई खोजें हुई। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास जैसे महान कवि हुए, जिन्होंने संस्कृत को अमर बना दिया। कला और वास्तुकला में मंदिर निर्माण की नई शैली विकसित हुई। मूर्तिकला और चित्रकला ने सौंदर्य की नई परिभाषा दी। समाज में शांति और आर्थिक समृद्धि थी, जिससे लोग शिक्षा और संस्कृति की ओर ध्यान दे सके। विद्यार्थियों, यह वही समय था जब भारत को विश्व में ज्ञान और विद्या के केंद्र के रूप में सम्मान मिला। गुप्त साम्राज्य ने दिखाया कि जब देश में स्थिरता, समृद्धि और सही नेतृत्व होता है, तो सभ्यता अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकती है। यही कारण है कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का सबसे उज्जवल अध्याय माना जाता है। विद्यार्थियों, अब हम गुप्त काल के उस अद्भुत पक्ष को समझते हैं जिसने भारत को सच में गोल्डन एज बनाया। ये केवल राजनीतिक शक्ति का समय नहीं था, बल्कि यह बौद्धिक क्रांति का युग था। इस काल में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैला, जिसकी चमक आज भी आधुनिक दुनिया में दिखाई देती है। गुप्त युग में विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कला और साहित्य ने जो ऊंचाइयां छुई, वो उस समय की अनेक प्राचीन सभ्यताओं से भी आगे थी। यह वो समय था जब भारत केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि विश्व का ज्ञान केंद्र बन चुका था। सबसे पहले हम गणित की बात करते हैं। गुप्त काल में भारतीय गणितज्ञों ने ऐसी खोजें की, जिन्होंने पूरी दुनिया की गणना पद्धति बदल दी। शून्य का विचार, जिसे हम जीरो कहते हैं, इसी काल में स्पष्ट रूप से विकसित हुआ। विद्यार्थियों, सोचिए, अगर शून्य न होता तो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम और बैंकिंग व्यवस्था संभव ही नहीं होती। शून्य ने गणना को सरल और सटीक बना दिया। इसी काल में दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम को पूर्ण रूप से विकसित किया गया। प्लेस वैल्यू सिस्टम ने संख्याओं को व्यवस्थित ढंग से लिखने और समझने की सुविधा दी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग 3.1416 बताया, जो आधुनिक मान के बहुत करीब है। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री में साइन और कोसाइन जैसे सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने अलजेब्रिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस की व्याख्या की। बाद में ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना के नियम बताए और नेगेटिव नंबर्स की अवधारणा को स्पष्ट किया। उन्होंने जियोमेट्री और मेंशुरेशन के सूत्र भी दिए। विद्यार्थियों, ये विचार अरब देशों तक पहुंचे और फिर यूरोप में गए। आधुनिक मैथमेटिक्स की नींव में गुप्त काल का योगदान गहराई से छिपा हुआ है। अब हम खगोल विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। गुप्त काल के खगोलविदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। आर्यभट्ट ने साहसपूर्वक कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उस समय यह विचार अत्यंत क्रांतिकारी था। उन्होंने ये भी बताया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण किसी दैत्य के कारण नहीं, बल्कि छाया के कारण होते हैं। उन्होंने सौर वर्ष की लंबाई का सटीक अनुमान लगाया। खगोलविदों ने ग्रहों की गति का अध्ययन किया और प्रारंभिक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स विकसित किए। उनका कार्य बाद में इस्लामी और यूरोपीय खगोल विज्ञान के लिए आधार बना। अब हम चिकित्सा की बात करते हैं। गुप्त काल की मेडिकल साइंस अत्यंत उन्नत और व्यवस्थित थी। आयुर्वेद का ज्ञान चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में सुरक्षित था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी, हड्डियों को जोड़ने और प्लास्टिक सर्जरी, विशेष रूप से नाक पुनर्निर्माण जैसी जटिल शल्य क्रियाएं की। विद्यार्थियों, ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि उस समय इतने उन्नत सर्जिकल टेक्निक्स मौजूद थे। औषधियों में जड़ी बूटियों का उपयोग होता था। अस्पतालों में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता था और चिकित्सकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य की गहरी समझ को दर्शाता है। अब हम कला, संस्कृति और साहित्य की ओर देखते हैं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बन गया। यहाँ भारत ही नहीं, बल्कि चीन, कोरिया और अन्य देशों से विद्यार्थी आते थे।
महान कवि कालिदास ने शकुंतला और मेघदूता जैसी अमर कृतियां लिखी। उनकी रचनाओं में प्रकृति का सौंदर्य और मानवीय भावनाओं की गहराई दिखाई देती है। मंदिर वास्तुकला ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। सुंदर मूर्तियां और चित्रकला ने समाज की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाया। गुप्त काल में व्यापार भी समृद्ध था। सुरक्षित मार्गों और स्थिर शासन के कारण नगरों का विकास हुआ। आर्थिक स्थिरता ने लोगों को शिक्षा और कला की ओर ध्यान देने का अवसर दिया। विद्यार्थियों, यही कारण है कि गुप्त काल को केवल स्वर्ण युग नहीं, बल्कि बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। यह वो समय था जब भारत ने दुनिया को ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की ऐसी धरोहर दी, जो आज भी मानव सभ्यता की आधारशिला है। विद्यार्थियों, यदि हम 1000 BCE से 500 CE के बीच के भारत को ध्यान से देखें, तो हमें ये समझ में आता है कि यह केवल समय का एक कालखंड नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा के निर्माण का युग था। इस अवधि में राजनीतिक एकता, आध्यात्मिक परिवर्तन और वैज्ञानिक उन्नति तीनों ने मिलकर एक महान सभ्यता की नींव रखी। मौर्य साम्राज्य ने पहली बार भारत को एक मजबूत राजनीतिक ढांचे में जोड़ा और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शक्ति दिखाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने संगठन और अनुशासन सिखाया, जबकि अशोक ने नैतिकता और करुणा का महत्व समझाया। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार केवल एक धार्मिक घटना नहीं था, बल्कि यह एशिया के आध्यात्मिक इतिहास में एक गहरा ट्रांसफॉर्मेशन था। सदियों बाद गुप्त साम्राज्य ने भारत की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक धरोहर को पुनर्जीवित किया। इस काल में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आर्ट और लिटरेचर में जो उपलब्धियां हुई, वे विश्व इतिहास में अद्वितीय है। शून्य की अवधारणा से लेकर खगोल विज्ञान की खोजों तक और कालिदास की काव्य रचनाओं से लेकर मंदिर वास्तुकला तक हर क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाई देती है। यही कारण है कि इस युग को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। अंत में विद्यार्थियों, मौर्य और गुप्त साम्राज्य हमें ये सिखाते हैं कि जब नेतृत्व मजबूत हो, शासन एथिकल हो और समाज में ज्ञान की प्यास हो, तब एक सभ्यता विश्व में अपना अमिट स्थान बना सकती है। यह इतिहास का केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि यह प्रेरणा है, ये प्रमाण है कि विचार, नैतिकता और बौद्धिक जिज्ञासा मिलकर मानवता को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।